लोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। रामपुर में एक जीप पलटने से एक ही परिवार के 15 लोग घायल हो गए हैं और एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना अजीम नगर थाना क्षेत्र के परचई गांव के पास की है। घटना में सभी घायलों में से 6 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया और एक को मुरादाबाद रेफर किया गया, जबकि एक की मौत हो गई है। ANM भवरी के अपहरण और हत्या के मामले में निचली अदालत के चार्ज के विरुद्ध CBI की निगरानी याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई के लिए जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने 2 मई का दिन मुकर्रर किया है। आरोपी लूनी विधायक मलखान सिंह विश्नोई और आरोपी भंवरी के पति अमरचंद की निगरानी याचिका पर समय अभाव के कारण सुनवाई टली गई। बिहार में सरकार चला रहे जदयू और भाजपा के बीच तकरार अब और तीखी हो गई है। भाजपा के ताबड़तोड़ हमले से बौखलाई जदयू ने मंगलवार को अपने सहयोगी दल को हैसियत बताई। जदयू ने कहा कि उसने पैर पकड़कर तो भाजपा को अपना सहयोगी नहीं बनाकर रखा है। भाजपा के जो मन में आए वो करे। जदयू हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जदयू के हमले का जवाब देने में एक बार फिर भाजपा पीछे रह गई। जदयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में नीतीश के भाषण पर जदयू को झिड़की दे रही भाजपा को अपने सहयोगी दल से करारा जवाब मिला। सोमवार को चुप्पी साधे रखने वाले जदयू नेताओं की चुप्पी अचानक टूटी। पहल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। भाजपा ने साबरमती ट्रेन कांड को लेकर नीतीश पर सवाल उठाए थे। नीतीश ने जवाब दिया कि वो ऐसी बातों को नोटिस में नहीं लेते, जो कहना था वो तभी संसद में कह दिया था। अगले दिन तो पार्लियामेंट चला नहीं, उसके अगले दिन हमने उनके एक एक पॉइंट का रिबटल दिया। अच्छा ये बताइए कि रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है। अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई, वो होता है। लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है। ये जिम्मेवारी रेल मंत्रालय की नहीं होती है, लेकिन एक आदत है। नीतीश एंड कंपनी यहीं तक सीमित नहीं रही। सीएम आवास में लंबी गुफ्तगू करने के बाद
शिवानंद तिवारी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। शिवानंद ने भाजपा को हैसियत बताते हुए कहा कि उसकी औकात जदयू से बहुत ज्यादा नहीं है। और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, और कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये भले दावा करे कि हम राष्ट्रीय हैं, अब ये राष्ट्रीय वस्ती वाला मामला नहीं है। हम एक राज्य में हैं तो 4 राज्य में हैं, फर्क यही है। जदयू के इन हमलों को आज बिहार भाजपा के नेताओं ने खामोशी से बैठकर ही देखा। थोड़ी बहुत जुबान खुली तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी की। मोदी पहले से टाइप किया हुआ बयान लेकर पत्रकारों से बात करने बैठे, लेकिन जदयू ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ सुशील मोदी की भी धज्जियां उड़ा दी। सुशील मोदी ने गठबंधन पर विचार करने की बात कही तो जदयू ने कहा कि उसने पैर पकड़कर भाजपा को अपने साथ नहीं रोक रखा है। भाजपा कभी भी साथ छोड़कर जाने को स्वतंत्र है। गठबंधनों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही विचार करता है, अतः इस समस्त घटनाक्रम के संदर्भ में पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर और उचित निर्णय लेगा। तो हम बांध के रखे हुए हैं क्या उनको बांध के रखे हुए हैं क्या कि आप जो है हमारा समर्थन कीजिए, या उनका हम पैर पकड़े हुए हैं कि आप हमारा समर्थन जारी रखिए। बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई। सुशील मोदी को और भी करारा जवाब मिला। मोदी ने कहा कि जदयू को भाजपा से विवाद खड़ा करने के बजाय यूपीए से निपटना चाहिए। जवाब क्या मिला, ये खुद सुन लीजिए। एनडीए के घटक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय पूरी शक्ति सरकार को अपदस्थ करने में केंद्रित करनी चाहिए। अरे हमको क्या करना है ये हम तय करेंगे कि दूसरा कोई हमारा एजेंडा तय करेगा। लेकिन हमको जो करना है वही ना हम कर रहे हैं कि हमको कोई दूसरा कोई बताएगा कि फलना जगह ध्यान लगाइए। अरे जहाँ हमको ध्यान लगाने की जरूरत, बालिग आदमी है हम, नाबालिग नहीं है कि कोई हमको बताएगा कि फलाने जगह ध्यान लगाइए और फलाने जगह ध्यान मत लगाइए। कुल मिलाकर कहें तो अब इंतजार इस बात का है कि गठबंधन टूटने की औपचारिक घोषणा कब होगी। वैसे निगाहें 18 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली भाजपा की बैठक पर टिकी हैं। इसी दिन राजनाथ सिंह बिहार के नेताओं के साथ बैठकर गठबंधन पर फैसला लेंगे। देखना होगा फैसला क्या आता है। शशि भूषण के साथ अविनाश कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। और इधर तकरार के बीच जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। त्यागी ने कहा कि जदयू के राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे भाजपा नाराज हो। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए सही समय पर फैसला लिया जाएगा। एनडीए नेता कैसा होना चाहिए तो हमें जानने का हक है, हमें अपनी रैंकिंग फाइल को बताने का हक है, हमें अपनी मासिस जिनके लिए हमारा कमिटमेंट है उनको बताने का हक है नेता कैसा होगा। क्या आपको लगता है कि जदयू और बीजेपी के संबंध इस दौर में आ गए हैं कि अब यहाँ से? मैं नहीं मानता। हमारे रिश्तों में नहीं, कुछ लोगों के रिश्तों में खराब आई। गठबंधन में कोई खराश नहीं, कुछ लोगों ने और रिएक्ट किया है नीतीश कुमार जी के जो वक्तव्य है उसको लेकर। खबरें भी और भी, लेकिन वक्त है और एक ब्रेक का। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें, आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर
कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर। देखिए सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांव में 24 घंटे बिजली देने का ऐलान दूर की कौड़ी है। सिंधिया ने दावा किया कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। रांची निकाय चुनाव के दौरान ईवीएम गड़बड़ी मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है और इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्त विनय कुमार चौबे के साथ एक बैठक की है। इस दौरान दोषी निर्वाचन कर्मियों पर आरोप गठित करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही मामला दर्ज कर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। आयोग की माने तो उपायुक्त की रिपोर्ट में 29 निर्वाचन कर्मियों को दोषी पाया गया है, जिनके ऊपर अलग अलग आरोप तय किए जाएंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पेंशन को लेकर निर्देश जारी किए हैं और अब कम कद वाले वयस्क भी विशेष योग्यजन माने जाएंगे। और इसी के साथ गहलोत सरकार के निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जाए, नए प्रावधानों के मुताबिक पेंशन दी जाए। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना के सर्वे ट्रैकिंग का काम भी करेंगे। गहलोत सरकार 20 अप्रैल से कई योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। इनमें 20 अप्रैल से 31 मई तक पेंशन महाअभियान चलेगा। यह अभियान विधवा, वृद्धावस्था, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजनों के लिए चलाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। हलासन को करने के लिए अपने पीठ के बल लेट जाएं सबसे पहले। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण पर ऊपर उठाएंगे
अब धीरे धीरे पैरों को और ऊपर की ओर उठाएं, कमर पर सपोर्ट कर लें अर्थात सर्वांग आसन की स्थिति में जाएं और धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को अर्थात पैर के पंजों को सिर की तरफ ले जाएं। पैर के पंजों को जमीन से छुआ दें, कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहें इसी पोजीशन में। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लें और जब वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पे टिका लें और बिल्कुल धीरे धीरे कमर को जमीन पर रखेंगे और पैरों को बिल्कुल आराम से रखेंगे। घुटनों से बिना मुड़े हुए रखें पैरों को आराम से और एड़ियों को गिराएंगे नहीं, ध्यान रखें। एक बार फिर से देखेंगे, दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री कोण पर उठा लें इस तरह से, पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं अर्थात सर्वांग आसन की स्थिति में जाते हुए धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पैर के पंजों को जमीन को टच कराने की कोशिश करें। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें और जो खिंचाव अपने पूरे शरीर में हो रहा है, लोअर एब्डोमेन पे हो रहा है, रीढ़ की हड्डी पर जो हो रहा है उसे महसूस करते रहें। श्वास की गति सामान्य रखें अर्थात मुंह बंद रखते हुए श्वास नाक से लेना, नाक से छोड़ना। पैरों को बिल्कुल सीधा रखें और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाएं अर्थात पैर की एड़ियों को गिराएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। सेतुबंद आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। आप धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ लेंगे अर्थात एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए, सिमनी नाड़ी की ओर रखते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे और धीरे धीरे हथेली और कोहनी का प्रेशर जमीन पर डालते हुए धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाएंगे अर्थात नितंब और कमर वाले भाग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और इतना ऊपर उठाने की कोशिश करें कि ठोड़ी कंठकूप के लग जाए, स्वतः ही, जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। पैर की एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखें और फिर धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाते हुए 5 से 10 सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बनाए रखें अपने आप को और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे, हिप्स और बैक को इतना ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे कि ठोड़ी कंठकूप के लग जाए, स्वतः ही। रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे, सामान्य कर लेंगे श्वास को। बेहद उपयोगी है ये सेतुबंद आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको गले संबंधी विकार रहता है, थायराइड या पैराथायराइड की शिकायत जिनको रहती है, गले संबंधी विकार अर्थात जिनको खांसी अधिक चलती है, गले में खराश जिनको रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है और जिनको कमर दर्द रहता है वे भी इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिनको घुटनों में तेज दर्द हो वे इसमें पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए इस आसन का अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। आज का योग मंत्र है, जिनको भी घुटनों में तेज दर्द रहता हो वे जबरदस्ती घुटने बैंड करने वाले अर्थात नीज को बैंड करने वाले आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें और करें तो किसी योग गुरु की देखरेख में ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे।
अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। ब्रायलर पालन एक सफल मुर्गी पालक का अनुभव। झरबेरा की फसल में प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको ग्राम बेलसरी जिला बिलासपुर के मुर्गी पालक राम कुमार यादव के आय व्यय के बारे में जानकारी दी थी। तो किसान भाइयों, आज आपको यह किसान बताएंगे कि इन्होंने मुर्गी पालन से इतना अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए चूजा लाने से लेकर उनका पूर्ण वजन होने तक कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को कब और किस प्रकार से अमल में लाए। तो इसकी समस्त जानकारी के लिए आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। ये सर ऐसा है कि हमें फिर सफाई करते हैं, चूना पुताई वगैरह, फिर उसमें दवाई छिड़काव, फिर अंदर में फार्मोलिन का छिड़काव और एक धुआं करते हैं जिससे बैक्टीरिया का खत्म हो जाए करके। चूजा जो है 40 ग्राम का मिलता है। ये अपन लोग फर्स्ट एक सप्ताह जो होता है उसमें विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। उसमें क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए लाइट और सिगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के दिनों में कम पड़ता है, ठंड के दिनों में अधिकतम तापमान करना रहता है। और इसका वैक्सीन करते हैं अपन लोग 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन में। फर्स्ट वैक्सीन अपन लोग F1 करते हैं, सेकेंड गम्बोरो, थर्ड लसोटा के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का टीका है जो किसी भी संक्रामक रोगों को आने से रोकता है, इसलिए अपन लोग पहले से ही कर देते हैं इसको 2 वैक्सीन तो आंख में देना रहता है और थर्ड वैक्सीन को पानी में देना रहता है। ये अपना रेडीमेड फीड आता है जिसको अपन लोग मार्केट से खरीदते हैं और ये एक प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर करके आता है। तीनों चीज का इस्तेमाल करते हैं। प्री स्टार्टर 8 से 10 दिन चलाते हैं, स्टार्टर चलाते हैं अपन लोग 25 दिन, उसके बाद फिर फिनिशर चलाते हैं पूरा। एक अनुमानित 24 घंटे में एक बॉडी वेट के हिसाब से अगर 1200 ग्राम का बर्ड है तो लगभग वो 1200 ग्राम में 100 ग्राम फीड ले लेती है। इसमें फिर पानी में वाटर सैनिटाइजर करके एक प्यूरिफायर वाटर सैनिटाइजर करके आता है, उसको खाली पानी साफ के लिए जिसमें उसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है उसके लिए डालते हैं, जो रेगुलर सर्कुलर बना रहता है। इसके बाद इसके अलावा और विटामिन, मिनरल, बी कॉम्प्लेक्स, AD3 वगैरह वगैरह जो दवाइयाँ हैं उसको डालते हैं, पानी में ही डालते हैं इसको। नहीं, ठंड में क्या है कि 3 बार 4 बार दिन में चेंज करना, 2 बार 3 बार रात में चेंज करना, जिससे गर्म पानी और हो सके तो हीटर से गर्म पानी करके गुनगुना पानी करके देते हैं। जब ज्यादा ठंड रहता है तो उस समय गुनगुना पानी देते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जहां तक इनके प्रबंधन की बात है तो यह मुर्गियों का प्रबंधन मौसमानुसार करते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में फव्वारा चलाते हैं, साथ ही सुबह शाम पर्दे खोलते हैं तथा मुर्गीशाला की छत पर पुआल बिछा देते हैं। इसके अलावा मुर्गियों को ठंडा पानी व ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे मुर्गियों को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। ठंड के मौसम में यह पर्दों को सुबह व शाम नीचे गिरा देते हैं और जब धूप तेज होती है तब पर्दे खोल देते हैं एवं बरसात में बिछावन पलटते रहते हैं तथा ज्यादा नमी होने पर उसमें चूना मिलाते हैं।
और हर 40 से 45 दिन में लीटर बदलते रहते हैं। इसके अलावा यह मुर्गियों के आहार व पानी के बर्तन की सफाई समय समय पर करवाते रहते हैं। ये अपना सफाई एक बार भूसा डाल दिए, उसके बाद ये रानी खेत और गम्बोरो करके जो बीमारी आता है ये ज्यादा खतरा रहता है इनसे, इसीलिए अपन लोग पहले से उसका टीका करते हैं ताकि ना आए। इसके बाद छोटा मोटा प्रॉब्लम आते रहता है, हर एक लाट में आते रहता है, जैसे सीआरडी है, सर्दी आ गया मुर्गी में, मौसम की सबसे भी मौसम ऊपर नीचे हुआ कुछ दिन पहले, उसमें सीआरडी आ गया था, और एक इकोलाई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, छोटा मोटा आते रहता है। ये अपना बड़ी बीमारी जो आती है उसका लक्षण ये है कि मुर्गियां जो है सुस्त हो जाती है और उसके टांग के नीचे एक खून का धब्बा आता है, ब्लड में इसमें बीड में भी धब्बा आता है खून का, इससे एक अनुमान हो जाता है। उसके लिए डबल डोज में फिर वैक्सीनेशन करते हैं और उसके साथ में छिड़काव करते हैं। फार्मोलिन वायरल इन्फेक्शन रहता है तो फार्मोलिन का B904 का, विरकान का छिड़काव करके उसको कंट्रोल में करते हैं। इसके अलावा सभी भाइयों को इसकी विशेष देख रेख, लीटर गीला ना हो, भूसा गीला ना हो, और लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, और भूसे की व्यवस्था हो, पानी, बिजली, तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सब्जियों की वर्ष भर मांग को देखते हुए जो किसान इस समय फूल गोभी की फसल लेना चाहते हैं वे अभी इसकी नर्सरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो किसान भाइयों, हमारी नर्सरी रोग रहित एवं स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें शुरू से ही कुछ प्रबंधनों को अपनाना होता है, जैसे कि नर्सरी में बीज बोने से पूर्व बीजोपचार, जल निकास की उचित व्यवस्था तथा नर्सरी में रोग एवं कीटों से बचाव हेतु समय समय पर छिड़काव करना इत्यादि। परंतु देखा जाता है कि हमारे कृषक नर्सरी में बीज बुवाई करके ही अपना काम समाप्त मानते हैं। वे ना ही उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और ना ही उसकी समय समय पर उचित देखभाल, जिसके फलस्वरूप नर्सरी में कई प्रकार के खरपतवार उग जाते हैं और इन्हीं खरपतवारों के कारण नर्सरी में तमाम रोग एवं कीट आ जाते हैं, जिससे नर्सरी से हमें स्वस्थ पौध की प्राप्ति नहीं होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी फूल गोभी की नर्सरी डालने जा रहे हैं या आपने नर्सरी लगा रखी है तो उसमें कौन कौन से प्रबंधन उपाय को अपनाया जाए, इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक कृषक रमेश तिवारी से। यहाँ जो ये आप फूल गोभी की नर्सरी देख रहे हैं, इस जमीन को पहले हमने प्लाऊ किया है। प्लाऊ करने के बाद ये जमीन सूखती रही है और उसके बाद में इसको फिर रोटावेटर से और बारीक करके और फिर रेजर से इसमें बेड बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बेड पे 3 ड्रिप पाइप लगे हुए हैं और इन तीनों से इसमें सिंचाई की व्यवस्था है। ये बेड तैयार करने के बाद हमने इसमें सीड इसमें लगाया जो गर्मियों के लिए सुटेबल रहता है। इसमें जो बीज हमने बोया हुआ है ये करीब 1.25 इंच दूरी पे बीज से बीज की दूरी है और 6 लाइन में नर्सरी डली हुई है। एक बेड पे 6 लाइन है। इसमें सबसे पहले हमने नर्सरी का बीज जो है बो करके और उसके ऊपर सड़ी हुई गोबर की खाद और उसमें कुछ मिट्टी मिक्स करके इसको ऊपर से ढका हुआ है करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर, और ढकने के बाद फिर इस पे फंगीसाइड, रीडोमिल वगैरह का स्प्रे कर दिए हैं ताकि उसमें कोई फंगस ना आए। कुछ इंसेक्टिसाइड भी डाल दिए हैं ताकि कोई भी उसमें जो जमीन पे जो भी कुछ छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो खत्म हो जाएं। और इसकी सिंचाई किए। चौथे दिन से इसका जर्मिनेशन मतलब ये बाहर थोड़ा निकलना शुरू हो गया। 5वें दिन तो पूरा निकल गया था ये, और आज ये 19 दिन का पौधा हो गया है और अगले 3 दिन में इसको ट्रांसप्लांटिंग का काम इसका शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से श्वेत अविकसित व गठे हुए पुष्प पुंज यानी फूल के लिए की जाती है। किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं इस मुख्य बारे में। इसके अंतर्गत
अब आई बात करते हैं बीज दर पर। गेहूं का बीज दर 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अब आई किसान भाई चर्चा करते हैं भूमि की तैयारी पर। अच्छी जल निकास वाली जीवाश्म युक्त गहरी दोमट या बलुई दोमट भूमि